हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नज़दीक आता है तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिस्ट्री में होती है। वो इसलिए क्योंकि इसके मटेरियल्स काफ़ी कम अवेलेबल हैं और जो भी हैं काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, एसएससी हो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, इसका इंपॉर्टेंस हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल हम लोग लाएँ और ये मटेरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री हमेशा प्रायोरिटी में रहता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? तो हम लोग हिस्ट्री को छोटे-छोटे पार्ट्स में करके सीखेंगे और ये हमारी वीडियो कम से कम 35 या 40 वीडियोस आएँगे, जो कि 30 या 35 मिनट के होंगे। हफ्ते में हम लोग 2 या 3 वीडियो भी डालेंगे और ये हमारे सारे मटेरियल जो होंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और टू द पॉइंट, जिससे आपको सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसका जो है लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री, जिसको इतिहास कहते हैं, काफ़ी पेचीदा विषय है और शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मेडुअल, फिर मॉडर्न पे आएंगे हम। और इसका इंपॉर्टेंस हमेशा तीनों का, मेडुअल का थोड़ा सा कम हो जाता है, बट एंशिएंट का और मॉडर्न हिस्ट्री का, अभी आप देखेंगे जस्ट यूपीएससी का पेपर हुआ था तो एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये। तो हम शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्लाइड है हम लोग के पास और शुरू करते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री को हम 2 तरीक़ों से पढ़ते हैं, एक हो गया प्री हिस्ट्री और एक हो गया प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल और प्रोटो हिस्ट्री को आद्य ऐतिहासिक। फ्रेंड्स, हम लोग प्री हिस्ट्री का जो भी नॉलेज हमको प्राप्त होता है वो रिटर्न नहीं होता है। जैसे कि कोई मार्क्स या कोई इमेजेस हो गए या स्टोन टूल्स हो गए, तो वहाँ से हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जिसका भी हमें रिटर्न नॉलेज है, और वो चाहे या वो बिखरा हो या कहीं पे भी सिंगल सिंगल पाया गया या फिर वो बल्क में पाया जाता है, तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। मतलब इन दोनों का डिफिनीशन सेम है। जैसे कि प्री हिस्ट्री आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़ है रिटर्न रिकॉर्ड है उसका, ठीक है? और ओरल ट्रेडिशन भी हो सकता है, स्टोन टूल्स भी हो सकता है, मार्क्स, इमेजेस। जैसे भीमबेटका आप देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश में है, उसमें मार्क्स पाए गए हैं, इमेजेस हैं, वहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। और कई जगह स्टोन टूल्स पाए जाते हैं, माइक्रोलिथ पाए जाते हैं, जिससे हमें उस एज का नॉलेज होता है। और प्रोटो हिस्ट्री में जैसे कि हम लोग कोई भी लिटरेरी वर्क, जैसे वेदास हो गए, हाँ वेदास हो गए, पुराणास हो गए, यहाँ से हमको नॉलेज मिलता है प्रोटो हिस्ट्री का। तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम लोग के पास एविडेंस है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। और बताते हैं कि ये फर्स्ट ऐसा स्पीसीज था जो कि इसका मेल ह्यूमन से होता था। ह्यूमन जैसा थोड़ा मोड़ा दिखता था ये, बट इसका इवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया, इनके ब्रेन की साइज बढ़ती गई। वो इसलिए क्योंकि ये अपने ब्रेन्स का इस्तेमाल करने लगे। और दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है और इनका खान पान चेंज हुआ है, तो इनकी टीथ की जो साइज़ है वो छोटी होती गई है। शुरुआत में आप देखेंगे कि जो डिपेंडेंसी थी, वो डिपेंडेंसी इनकी अधिकतर मांस पे थी, हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। बट जैसे जैसे मेसोलिथिक एज में इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया और डोमेस्टिकेशन शुरू किया, तो इनको अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी हो गया और ये पका के भी भोजन खाने लगे। तो इससे इनकी टीथ की साइज़ जो है डिक्रीज़ होती गई। और जैसे जैसे ब्रेन यूज़ किए, ब्रेन की साइज़ बढ़ती गई। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं इस पे कि ऑस्ट्रेलोपिथेका जो जीनस है, ऑस्ट्रेलोपिथेका जीनस सबसे पहला है जो ह्यूमन स्पीसीज की तरह लगता था। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद इसमें देखेंगे ये 5.6 टू 2 मिलियन ईयर एगो ये था। और इसके ब्रेन की साइज़ जो है 400 सीसी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो ब्रेन की साइज़ है 400 सीसी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए 400 सीसी के ब्रेन की साइज़ है। उसके बाद हम देखेंगे होमो हैबिलस, ये 2 से 1.5 मिलियन ईयर एगो था। और इसके ब्रेन की साइज़ देखिए, यहाँ पे ब्रेन की साइज़ इंक्रीज हो रही है, 500 से 700 सीसी हो गई, उसके पहले 400 सीसी थी। ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस आता है। ये पूरा कैसे कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, इन लोग की ब्रेन की साइज़ बढ़ती गई, टीथ की साइज़ छोटी होती गई है। ठीक है। उसके बाद होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस आते हैं, जिनकी ब्रेन की साइज़ देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, 1200 से 1800 सीसी थी। ठीक है। और इसी होमो सेपियंस में हमें कम से कम 180 स्पीसीज, सब स्पीसीज के बारे में पता है। और उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, एक है डेनिसोवियंस, इसमें यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि डेनिसोवियंस कौन थे। ठीक है।
ये ह्यूमन स्पीसीज है, ठीक है। और उसी तरह एक नियंडरथल है। और करंट में एक चीज़ चल रहा है कि स्वीडिश वैज्ञानिक हैं सेंटे पेबो, जिनको 2022 का नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने पैलियोजेनोमिक्स नियंडरथल मानव का जीनोम मैपिंग किया था और इन्होंने पाया कि 4 to 6% जो जीनोम है वो मिलता है किससे? प्रेजेंट ह्यूमन से, ठीक है। इसके बारे में ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा शिवालिक रेंज है उसमें हमें 3 प्रकार के फॉसिल्स मिले हैं। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि रेमापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मापिथेकस। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रेमापिथेकस क्या होता है, ब्रह्मापिथेकस क्या होता है और शिवापिथेकस क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या है रेमापिथेकस क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। रेमापिथेकस क्या है और ये देखिए रेमापिथेकस है, शिवापिथेकस और ब्रह्मापिथेकस है, ठीक है। इसको कहते हैं गॉड एप्स ऑफ शिवालिक भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेमापिथेकस केवल इंडिया में नहीं, ये एशिया में भी पाया गया है, और एशिया में पाया गया है, अफ्रीका में भी है और यूरोप में भी है, ठीक है। और जैसे कि हमने बात किया था, सेंटो पैबो ने पैलियोजेनोमिक्स किया था नियंडरथल मानव पे। ये क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्शन होता है ऑफ एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जो भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है उसका जीनोम मैपिंग करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलता है कि कितने जीन्स मैच कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है। और जैसा कि देखा गया था, मैंने बताया था 4 to 6% जीन मिल रहे थे प्रेजेंट मानव से, प्रेजेंट ह्यूमन से, ठीक है। और उसके बाद आता है हम लोग का स्टोन एज, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि हम लोग देखेंगे 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये एक पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है और न्यूलिथिक एज है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये चीज़ हम लोग न्यूलिथिक देख लेते हैं, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है। और पैलियोलिथिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। जैसा ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया और न्यूलिथिक हो गया। और पैलियोलिथिक में भी 3 भाग थे, 3 पार्ट्स थे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि लोअर पैलियोलिथिक क्या था, और उसमें हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जियोलॉजिकल एज क्या था और किस प्रकार के वो टूल्स यूज करते थे और मेन सब्सटेंस क्या था, ठीक है, क्या थे अपने जीविका के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था? लोअर प्लीस्टोसीन आइस एज में। आपने सुना होगा कि प्लीस्टोसीन आइस एज क्या था, ठीक है। और उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक आता है, जो कि मिडिल प्लीस्टोसीन आइस एज में शुरू हुआ था। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक, जो कि अपर प्लीस्टोसीन आइस एज। तो सीधी ये मतलब है कि जो पैलियोलिथिक एज था वो प्लीस्टोसीन आइस एज में था। प्लीस्टोसीन आइस एज में क्या हुआ था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड है, उसका देखिए एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन होता रहता है। तो जब भी एक्सपेंशन होता है तो आइस एज आता है, ठीक। तो वो एज था। और फिर मेसोलिथिक एज जो है वो होलोसीन एज में था, और न्यूलिथिक भी होलोसीन एज में था। और देखिए जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स किस प्रकार के, आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि कुछ पेबल्स थे और कोर टूल्स थे। होता क्या था, कोई भी जब स्टोन्स होता था और उसको हम तोड़ते हैं ना, तो एक जो पार्ट हो जाता है, जो बड़ा पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, और जो छोटे हैं कि जो बड़ा पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, और जो छोटा पार्ट होता है उसको फ्लैक्स बोलते हैं। और ये जो स्टोन्स टूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी चीज़ की हिस्ट्री जानने के लिए। तो उस समय की जो पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एज की जो भी हमको जानकारी मिलती है वो इसी स्टोन एज से, इसी स्टोन टूल से मिलती है हमको, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ स्टोन टूल्स भी आपको पता होना चाहिए, जैसे पेबल को कौन यूज करता था? पैलियोलिथिक एज के जो भी ह्यूमंस थे। क्लीवर्स था, ठीक है, एंड चॉपिंग टूल्स एंड हैंडेक्स, ये कोर टूल्स था। जो ये पार्ट्स बड़े वाले भाग से तोड़ के बनाया गया था वो हैंडेक्स था, ठीक है। और जो क्लीवर होता था वो छोटे पार्ट से मिलकर बनाया जाता था। और इनका मेन क्या था, मेन सबस्टेंसेस क्या था? ये हंटिंग करते थे एंड फूड गैदरिंग करते थे, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी सेटलमेंट हुआ है वो नियर अबाउट द वाटर रिसोर्सेज, फूड अवेलेबिलिटी, मतलब जहाँ पे भी वाटर का रिसोर्स होता था, फूड की अवेलेबिलिटी होती थी और उनके रहने के लिए जगह होती थी, वहीं पे ये सेटलमेंट्स अधिकतर पाए गए हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या होता है कि फ्लैग टूल्स ये यूज करते थे। ये जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जो बड़े पार्ट्स, किसी भी स्टोन्स के जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको फ्लैग्स बोलते हैं, बड़े पार्ट को कोर बोलते हैं। तो ये अधिकतर फ्लैग्स टूल्स यूज करते थे, ठीक है। ये और दो जो कि ये मैंने बताया था, एक लियोलिस टेक्निक्स होती है तोड़ने की टेक्निक्स, उसको लियोलिस टेक्निक बोलते हैं कि कैसे बड़े पार्ट्स ऑफ स्टोन को तोड़ के हम छोटे छोटे और
कोर टूल्स बनाते हैं, ठीक है। और इनका भी मिडिल पैलियोलिथिक में भी क्या था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो हमको ये याद रखना है कि जो पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन था उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग था, ठीक है। ऐसे ही अपर लिथिक एज में भी है कि वो लोग क्या यूज करते थे, फ्लैक्स यूज करते थे, ब्लैड टूल्स यूज करते थे, ठीक है। उनका भी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन था। तो हम लोग आते हैं मेसोलिथिक एज में फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये माइक्रोलिथ यूज करते थे, छोटे छोटे पत्थर के औजार, इसीलिए अधिकतर मेसोलिथ में हम लोग माइक्रोलिथ भी बोल देते हैं इसको कभी कभी। और इनका क्या कर, ये हंटिंग करते थे। देखिए यहाँ पे इन्होंने हंटिंग और गैदरिंग छोड़ा नहीं है, फूड गैदरिंग, बट उसके साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन भी हुआ था और कहीं कहीं एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो हम लोग ये जरूरी है कि लोग जब भी क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो ये मेसोलिथिक एज में शुरू हो गई थी यहाँ पे, बट न्यूलिथिक एज में ये अच्छे से होने लगी थी, फूड प्रोडक्शन होने लगा था और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया था, ठीक है। ये लोग कल्ट का यूज करते थे, ये पॉलिश्ड, ये जो भी स्टोन यूज करते थे वो पॉलिश्ड हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है, इसको आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है इसको। तो अब हम लोग देखते हैं पैलियोलिथिक साइट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आजकल बन रहा है। आपको कोई भी पैलियोलिथिक साइट दे देगा और आपको मैच कराने के लिए बोलेगा। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स पढ़ते हैं भीमबेटका। और आपको पता होना चाहिए भीमबेटका जो है वो तीनों जगह इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थे वो काफ़ी बने रहे, वो जैसे कि वो पैलियोलिथिक में भी थे, मीजोलिथिक में थे और नियोलिथिक में भी थे। ये मध्य प्रदेश में मिलता है। जब जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे रॉक शेल्टर था, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं आपको मिलेंगे यहाँ पे, जिससे आप उस एज के समय का और वहाँ के कैसे लोग वहाँ पे रहते थे और क्या खान पीन था उनका, कैसे वो हंटिंग करते थे, सब कुछ यहाँ पे इमेजेस में डिस्क्राइब है। और हमको कुछ फैक्ट भी पता होना चाहिए भीमबेटका के बारे में, जैसे ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। और प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग के लिए फेमस है भीमबेटका। और थर्ड आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओल्डेस्ट रॉक आर्ट ऑफ इंडिया है। तो कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया क्या है, कि इंडिया का सबसे पुराना रॉक आर्ट कौन सा है, तो आप यहाँ बताएंगे भीमबेटका है। और अभी 2 साल पहले का करंट है, 1 साल पहले का, कि यहाँ पे डिकिंसोनिया का फॉसिल पाया गया था, ठीक है, जो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, ठीक है। और ये कहाँ मिला है, भीमबेटका रॉक शेल्टर मिला है, ठीक है। और दूसरा हम लोग साइट देखते हैं, जैसे कि भीमबेटका के बाद एक इंपॉर्टेंट साइट है हम लोग का आदमगढ़, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आदमगढ़ इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका के बाद। भीमबेटका हो गया आदमगढ़, और ये भी मध्य प्रदेश में है। ये यहाँ ये किस लिए फेमस है, प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग के लिए फेमस है, और सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन यहीं पे हुआ था, ठीक है। और तीसरा साइट हम लोग है कि अतिरापक्कम, जो कि तमिलनाडु में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिडवाना के बारे में पता होना चाहिए, राजस्थान फेमस है, अब किस लिए, अपने लेक के लिए फेमस है ये, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि जहाँ जहाँ पे भी वाटर का रिसोर्स है और केव है या फिर फूड रिसोर्सेस है, वहीं पे सेटलमेंट पहले पाया जाएगा, ठीक है। गुडियाम के भी इंपॉर्टेंट है, रॉक शेल्टर है, प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स के लिए फेमस है, ये तमिलनाडु में है। और आपको लूनी वैली राजस्थान में, ये सारे आप सारे देखेंगे ये रिवर्स के या वाटर रिसोर्स के पास ही हैं ये सब अधिकतर चीज़ें। और आपको लिंग सबूर भी पता होना चाहिए, कर्नाटका का फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट इसको माना जाता है। और आपको नवेसा के बारे में पता होना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में है, मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। और चौपानी मांडू हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेलन वैली में है उत्तर प्रदेश में, ये अपर पैलियोलिथिक है और लोअर पैलियोलिथिक एज का। इस पे यहाँ पे स्टोन्स मिले हैं और बोन्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। उनसे भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स आपको, ये कर्नाटका में है, फेमस है अपने स्टोन टूल्स के लिए, ठीक है। पैसारा का भी बारे में पता होना चाहिए, मुंगेर है बिहार में, ये बिहार पीसेस के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। पैसारा मुंगेर बिहार में है, यूनिक स्टोन एज सेटलमेंट के लिए है, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिकिंसोनिया का है, इमेज डिकिंसोनिया यहाँ पे है, यही डिकिंसोनिया पाया गया था भीमबेटका केव से, भीमबेटका केव में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब लोग हम आते हैं कि अब हम लोग मीजोलिथिक साइट्स पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बताया था कि यहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स पाए गए थे, छोटे छोटे टूल्स थे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था ये स्टोन था, इसको तोड़ा जाता है 2 भाग में, जो बड़ा पार्ट होता है इसको कोर बोलते हैं, ठीक, छोटे पार्ट को फ्लैक्स बोलते हैं। और अधिकतर माइक्रोलिथ जो थे इसी फ्लैक्स से बनाए गए थे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी हम लोग ने डाल दिया है कि यूज ऑफ माइक्रोलिथ टूल्स एंड पीपुल लिव्ड ऑन द हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड स्टार्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड स्टार्ट लर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो मीजोलिथिक एज ही था जब ह्यूमंस ने पहली बार एग्रीकल्चर सीखा और
डोमेस्टिकेशन किया एनिमल का, तो ये हमको पता होना चाहिए। कुछ इसके साइट्स हैं, जैसे हमने पहले बताया कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आपको मीजोलिथिक साइट भी मिलेगा, पैलोलिथिक साइट भी मिलेगा और न्यूलिथिक साइट्स, तीनों साइट्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट जो था सबसे लंबे समय तक था। ठीक है, चौपानी मांडो भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे वाइल्ड राइस मिला है और एनिमल बोन मिले हैं तथा हैंडमेड पोट्री भी मिली है। ठीक है, और थर्ड है सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे भी माइक्रोलिथ मिले हैं और एनिमल बोन मिले हैं। लखारिया उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बरल्स मिले हैं और माइक्रोलिथ मिले हैं। सेबाल गिरिल ये मेघालय में है, इसको भी आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सोगन कल्लू ये कर्नाटका में है। बगोर राजस्थान में लार्जेस्ट मिसोलिथिक साइट है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि लार्जेस्ट मिसोलिथिक साइट क्या है, तो बागौर बताएंगे आप, राजस्थान में है। लंगहंज गुजरात में है। रेनीगुंतूर ये आंध्र प्रदेश में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। जबकि आपने देखा था पैलोलिथिक साइट भी आदमगढ़ में है और मिसोलिथिक साइट भी आदमगढ़ में है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मिसोलिथिक साइट भी खत्म हो गया, और देखिए इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैच ऑफ द फॉलोइंग बनेंगे। जैसे कि दे देगा कि भीमबेटका कहाँ है, जैसे कि भीमबेटका दे दिया और उसको मैच करने के लिए दे देगा कि एमपी दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, ऐसे 2-3 दे देंगे। जैसे दे देगा कि बागौर कहाँ है, भीमबेटका के नीचे बागौर दे देगा। तो हमको ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना चाहिए कि बागौर राजस्थान में है और भीमबेटका एमपी में है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, टू द पॉइंट। सारी चीज़ें देखेंगे आप, टू द पॉइंट है। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूलिथिक साइट्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि न्यूलिथिक साइट्स है, और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विलेज सेटलमेंट शुरू हो गया था न्यूलिथिक साइट में, विलेज सेटलमेंट शुरू हो गया था। और देखिए जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है ये फुल फ्लेज में था, एग्रीकल्चर भी फुल फ्लेज में थी। लोग जान गए थे कि एग्रीकल्चर करना कैसे है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कैसे पता करते हैं, वो पता करते हैं हम लोग कार्बन 14, इसको कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। और इससे हम एज पता करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ मिल गया। जैसे कि न्यूलिथिक साइट में हम लोग पता करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो शुरू कर दिए थे, वो इसलिए कि जो वाइल्ड फूड, जैसे कि जो भी वाइल्ड प्लांट में जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं ना, वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब भी हम डोमेस्टिकेशन करते हैं इनकी साइज इंक्रीज होती है। तो हम लोग इससे पता लगाते हैं कि न्यूलिथिक साइट्स में जो है, न्यूलिथिक एज में जो है वो एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। ठीक है, और इसी कुछ साइट की बात कर लेते हैं। अधिकतर चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं न्यूलिथिक साइट्स में। जैसा कि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था, गुल्फ कराल के बारे में और बुर्जहोम को मिलाने के बारे में पूछा था। मैच ऑफ द फॉलोइंग था दोनों। ठीक है, तो पहला साइट हम पढ़ते हैं मेहरगढ़, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है। पहले इंडिया का ही पार्ट था, 1947 के बाद ये अब पाकिस्तान में हो गया है। तो ये सबसे पहला न्यूलिथिक साइट्स है। ठीक है, और यहाँ पे एविडेंस मिले हैं किसके किसके, वीट के कल्टीवेशन के, बार्ली जिसको जौ बोलते हैं हम लोग, डेट्स खजूर के, और कुछ एनिमल्स भी मिले हैं जिनका डोमेस्टिकेशन होता था, जैसे गोट हो गया, सिप हो गया, कैमल, कई चीज़ें मिली हैं। ठीक, गुल्फ कराल आपको ये भी पता होना चीज़ कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। और बुर्जहोम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स है। क्यों फेमस है? ये फेमस है अपने पिट ड्वेलिंग के लिए। ये देख रहे हैं पिट ड्वेलिंग की, हमने यहाँ पे फोटो भी डाली है। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे रहते थे पिट ड्वेलिंग में, बुर्जहोम में। और यहाँ पे एक चीज़ और मिला है, डॉग का बरिल मिला है। डॉग को दफनाया गया है, किसके साथ? ह्यूमन के साथ दफनाया गया। ये कहाँ है? बुर्जहोम में मिला है ये। और आपको यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट साइट भी, न्यूलिथिक साइट पता होना चाहिए, जैसे कि कोल्डीमा, ये उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास में ही है। महागढ़ भी इलाहाबाद के पास में है। सोगौड़ा और चौपानी मांडो, तेलन वैली। ठीक है, और उसके बाद आपको बिहार के ये 3 साइट्स पता होना चाहिए अधिकतर, अगर बिहार पीछे सब तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी कोई भी तैयारी में ये पूछ सकता है कि चिरांद कहाँ है, सनवार या चिचर। चिरांद और चिचर तो बिहार पीछे में कई बार पूछ भी चुके हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, और आपको पांडु राजा डिब्बी के बारे में पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल का न्यूलिथिक साइट से ये। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए पीएमपल्ली तमिलनाडु में है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आचार्य विनोबा भावे जो थे, अपना भूदान मूवमेंट पीएमपल्ली से ही शुरू किए थे, वो विलेज भी है ये। ठीक है, और कर्नाटका के भी आपको 3-4 साइट्स इंपॉर्टेंट साइट पता होना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मगिरी हो गया, पिकली हाल हो गया, मास्की, हल्लूर एंड कर्नाटका। ये कुछ कर्नाटका के इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि तेलंगाना के साइट है उतनूर, और आमिर सिंध न्यूलिथिक साइट्स है, प्री हड़प्पन साइट्स है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और कई चीज़ें हम लोग और सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग का वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे, हड़प्पन एज के बारे में देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, और देखेंगे कि चालकोलिथिक विलेज कल्चर कैसे चालकोलिथिक विलेज कल्चर से हड़प्पन सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ, फिर हड़प्पन से कैसे चालकोलिथिक विलेज कल्चर में होता नहीं है कि अर्बनाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद फिर
जब काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन जब खत्म होता है, डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन होता है, फिर विलेज में हम लोग फिर लोग विलेज की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।